बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपके लिए ट्रांसपोर्ट का लेक्चर लाया था और आज उसी सीक्वेंस में पार्ट 2 जो मैंने कहा था आपको कम्युनिकेशन पे लेकर आऊँगी, तो वही आज आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का है, जिसमें हम इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक करो और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। बेटा, आपकी फीडबैक से ना हमें एक तो मोटिवेशन भी मिलती है और अगर कहीं किसी बच्चे को लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उससे हमें फर्दर इम्प्रूव करने का मौका भी मिलता है, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया की बात करूं, देखो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्टल कम्युनिकेशन, ठीक है? पोस्टल कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेट हम क्या करते हैं, पोस्टल कम्युनिकेशन है हमारे पास। उसके बाद हम रेडियो के थ्रू करते हैं कम्युनिकेशन। देन हमारे पास टेलीविज़न एक मोड है कम्युनिकेशन का। देन हमारे पास आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, पोस्टल सर्विसेज होगी। अभी रिसेंट में हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, डिफरेंट जगहों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इवन आपके जो ठीक है टेलीफोन लाइंस वगैरह होती हैं, तो उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टल कम्युनिकेशन की, ठीक है? जो हम डाक के ज़रिए, जो हम लेटर्स के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हम बोलेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन। अगर एंशियंट इंडिया की बात करूँ तो पोस्टल कम्युनिकेशन इंडिया में जो था उसके बहुत पुराने रूट्स हैं, ठीक है? और इसका इस्तेमाल आमतौर पर क्यों किया जाता था, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जो आपके रूलर्स होते थे वो यूज़ करते थे, प्लस आपके मिलिट्री पर्पसेस के लिए और आपके रॉयल पर्पसेस के लिए। जो आपके रॉयल पर्पसेस होते थे ना, जिसमें आपके जो शाही खानदान होते थे, जो बड़े राजा महाराजा, आपके फिडल लॉर्ड्स वगैरह, तो वो इनका इस्तेमाल करते थे मैक्सिमम। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपके मौर्यन पीरियड की, ठीक है? मौर्यन पीरियड जो आपका है उसमें जो आपके चाणक्य जो थे, जिनकी अर्थशास्त्र है, चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं ना, इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र की, उसके बीच में मेंशन किया हुआ है कि इंडिया के पास तब उसके टाइम पे तब के इंडिया के पास क्या था, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका जो था पोस्टल सिस्टम था, मैसेंजर सिस्टम था, स्पाइस का था। और रूलर्स जो थे वो रॉयल मैसेंजर्स को क्या करते थे, आपके मेंटेन करते थे, ठीक है? स्पाइस सिस्टम रखा हुआ था उन्होंने। कॉल्ड दूतास, उनको हम क्या बोलते थे, दूतास बोलते थे। ये मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों मैसेजेस वर डिलीवर्ड ऑन द फुट और हॉर्स बैक। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी मैसेजेस वगैरह होते थे, वो या तो मतलब पैदल जो सैनिक होते थे वो कम्युनिकेट करवाते थे, या जो घुड़सवार होते थे, घोड़े पे जाकर के डॉक्टर सॉरी घोड़े पे जो होते थे आपके मैसेंजर्स, वो इनके थ्रू क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है गुप्ता पीरियड। अगर मैं गुप्ता पीरियड की बात करूँ तो फोर्थ और सिक्स सेंचुरी के बीच में इनका, सी के बीच में क्या था इनका रूलर टाइम पीरियड था। और गुप्ता के पीरियड में जो कम्युनिकेशन था वो इम्प्रूव हुआ, बेटर हुआ, ड्यू टू रोड्स नेटवर्क के, रोड्स की वजह से, ट्रेड की वजह से, और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन की वजह से भी आपके गुप्ता पीरियड में ना इसको बेटर करने की ज़रूरत पड़ी। देखो, आपका जब इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंशन होगा आपके एम्पायर का, तो ऑब्वियसली आपको बेटर सिस्टम पोस्टल सर्विसेज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ मस्त होकर बैठे हो, चिल कर रहे हो दिल्ली में, ठीक है? और यहाँ पे कहीं पे कोलकाता में कहीं पे बगावत होगी, ठीक है? तुम्हारा पोस्टल सर्विसेज ही काम ही नहीं कर रहा है, तुम कब वहाँ पहुँचे, तुम्हें कब खबर मिली, तब तक तुम्हारे हाथ से ही उड़ गया, ठीक है? तो तुम्हें चाहिए होती है। दैट्स वाई दे मेंटेन the postal services, okay? use for of private messengers by traders and wealthy people। और जो आपके wealthy people होते थे, अमीर लोग होते थे, या जो कारोबारी लोग होते थे, वो क्या करते थे, प्राइवेट मैसेंजर्स को भी हायर रखते थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट है कि पोस्टल सिस्टम इन एंशियंट इंडिया में स्टेट कंट्रोल, मतलब जो स्टेट होती थी वो क्या करती थी, इसको कंट्रोल करती थी, नॉट मेंट फॉर द पब्लिक यूज़, और पब्लिक यूज़ के लिए एक्सेसिबल नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेडिवल पीरियड। अगर मैं मध्यकाल की बात करूँ, आपके मेडिवल पीरियड की बात करूँ, तो जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल एरा भी आता है, ठीक है? अब दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 के जो बीच का टाइम था, ये आपका दिल्ली सल्तनत का था। क्योंकि 1526 में आपका बाबर बाबर ने क्या किया था, एस्टैब्लिश कर लिया था यहाँ पे आपका मुगल एम्पायर, ठीक है? अब सल्तनत में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के जो आपके सेकंड रूलर थे, अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने स्ट्रेंथन किया पोस्टल कम्युनिकेशन को। कैसे किया? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डाक चौकीज़। उन्होंने डाक चौकीज़ बनाई, रेस्ट हाउसेज, जहाँ पे क्या होती थी कि जहाँ पे डाक चौकीज़, जहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान यहाँ से यहाँ मैसेज लेकर के गया, वो यहाँ पे रेस्ट करके फिर यहाँ से दूसरे वाले को वो मैसेज कन्वे करेगा। अब हॉर्स राइडर्स, डाक रनर्स, अब क्या होते थे, हॉर्स राइडर्स होते थे जो क्या करते थे, इनको डाक को लेके जाने का काम करते थे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं शेरशाह सूरी की। देखो, शेरशाह सूरी का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के मेडिवल पीरियड में, ठीक है? 1540 से लेके 1545 के बीच में, ये मुगल पीरियड की, जब हुमायूं इंडिया में, बाबर के बाद हुमायूं का पीरियड आया, हुमायूं के दौरान ही क्या हुआ कि शेरशाह सूरी का रूल आया था, ठीक है?
और शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या हुआ कि इनको रियल आर्किटेक्ट बोला जाता है। क्यों? कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इंडिया का कहा जाता है। किसको? शेरशाह सूरी को। ठीक है, एस्टैब्लिश इन्होंने किया 2000 डाक चौकी, 2000 प्लस डाक चौकियाँ इन्होंने क्या की एस्टैब्लिश की। वन एट द 2 किलोज, मतलब 6 से 7 किलोमीटर के दायरे के बीच में ना, मतलब 6 से 7 किलोमीटर के दायरे के बीच में एक डाक चौकी, फिर 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में फिर एक डाक चौकी। तो उससे क्या होता था कि पोस्टल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता था। अब लिंक्ड मेजर रूट्स, और इन्होंने जितने भी मेजर रूट्स थे, स्पेशली आपकी जीटी रोड, ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, उसको जिसको जो सुनार गांव आपके से पेशावर पाकिस्तान तक जाके करती थी, कनेक्टेड होती थी। तो इस रूट्स के को मैक्सिमम पार्ट इस रूट का कनेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद ईच डाक चौकी हैड 2 हॉर्सेज एंड मैसेंजर्स रेडी एट ऑल द टाइम। ठीक है, जो डॉग हर एक डाक चौकी के ऊपर दो घोड़े और दो मैसेंजर्स जो होते थे वो रेडी होते थे, जो इस मैसेज को, जब इनके पास मैसेज पहुंचा, ये आगे फर्दर कन्वे करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका मुगल काल। ठीक है, मुगल पीरियड आता है। मुगल्स कंटिन्यूड एंड एक्सपेंडेड शेरशाह सिस्टम, और मुगल्स ने एक शेरशाह सिस्टम को ही, उसी के सिस्टम को ही क्या किया, आगे फर्दर एक्सपेंड किया। जो आपके एम्पर अकबर थे, अकबर ने फॉर्मलाइज किया हॉर्स पोस्ट, डाक को एक पोस्ट उसके लिए मुंसलिक कर दी, और दूसरा फुट रनर्स, और फुट रनर्स जो मतलब पैदल जो थे, वो भी उनके लिए भी वो भी क्या कर दिए, उनको भी एक फॉर्मलाइज कर दिया कि ये भी क्या करेंगे, आपके मैसेजेस को कन्वे करेंगे। अकबर नेम रिकॉर्ड्स पोस्टल अकबरनामा रिकॉर्ड्स पोस्टल रूट्स एंड टाइमिंग्स। जो अकबरनामा है, तो उसके बीच में, उस बुक के बीच में मेंशन किया हुआ है कि पोस्टल रूट्स के बारे में और टाइमिंग्स के बारे में सब कुछ उसमें अकबरनामा में मेंशन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो पोस्टल कम्युनिकेशन की बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, आपका जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे दिस फेज लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन पोस्टल सिस्टम। अब जब इसके बाद आपके मुगल काल आया, 1707 में, जी आपकी किसकी डेथ हो गई थी, आपके जहांगीर की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जहांगीर की डेथ होने के बाद आपका क्या हो गया कि मुगल जो रूलर्स थे वो वीक हो गए। एंड फाइनली उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने चीज़ों को एक्वायर कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। एंड देन जब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया, ब्रिटिशर्स को ना इतने लंबे चौड़े भारत पे, आपको बांग्लादेश ले लो, आपका पेशावर ले लो, लाहौर ले लो, अफगानिस्तान ले लो, और आपका इंडिया, कितना कितना मतलब एक बड़ा एरिया था, इतना बड़ा सब कंटिनेंट था। इतने बड़े सब कंटिनेंट को ना, उन कंटिनेंट पे रूल करने के लिए उसको वहाँ पे पोस्टल सर्विसेज का स्ट्रेंथन होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और उसमें सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत थी। ओके, दिस फेज लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। अब ब्रिटिशर के टाइम पे ही आपका जो मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज सिस्टम है, जो हमें देखने को मिलता है आज, वो एस्टेब्लिश हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पीरियड आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पीरियड आपको पता है कि 1774 में फर्स्ट ऑफिशियल आपका, 1858 तक हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड था। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड हुआ वारन हास्टिंग्स ने। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट्स, जब मैं जिन पॉइंट्स को बोलूँगी ना, उन पॉइंट्स को हाईलाइट रखना। फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड किसने किया इंडिया में? वारन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, और इनिशियली मेंट ओनली फॉर, जो ये सिस्टम पोस्टल सिस्टम ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, इसका मेन तब काम क्या था, किसके लिए इसको रखा गया? कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए, और प्लस आपके मिलिट्री पर्पजेज के लिए। ठीक है, ये उनसे ही मुंसलिक रहा, उनसे ही जुड़ा रहा। बाद में हमारे पास लॉर्ड डलहौजी आए, रिफॉर्म्स 1854 की जो रिफॉर्म्स थे लॉर्ड डलहौजी ने किए। अ लैंडमार्क इन द ईयर इन द इंडियन पोस्टल हिस्ट्री, 1854 को हम ना एक लैंडमार्क ईयर मान के चलते हैं आपकी इंडियन पोस्टल हिस्ट्री में। क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि इसमें तब की रिफॉर्म्स किए गए, कुछ खास रिफॉर्म्स किए गए, जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 को इंट्रोड्यूस किया गया, और इंट्रोड्यूस किए गए यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट्स को यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट्स को क्या किया गया कि इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिक एक्सेस टू द पोस्टल सर्विसेज, अब जो पहले मिलिट्री के लिए और कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए था, नहीं, अब वो आपकी कॉमन पब्लिक के लिए भी क्या हो गया, एक्सेसिबल हो गया। पोस्टल सिस्टम प्लेस्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके अंडर पे पोस्टल सर्विसेज को लेकर आया गया। और इंडिया अडॉप्टेड द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम बिफोर मैनी यूरोपियन कंट्रीज, और इवन द बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से पहले इंडिया ने क्या किया था, अपना मॉडर्न पोस्टल सिस्टम अडॉप्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इन इंडिया। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं, आपको पता है, आपने देखी होंगी स्टैम्प्स वगैरह छोटी छोटी से बनी होती हैं। तो फर्स्ट स्टैम्प जो 1852 में क्या हुई, इशूड हुई इन द इशूड इन सिंध। ठीक है, सिंध में इसको इशू किया गया, नोन एज सिंध डाक। इसको क्या हुआ, सिंध डाक बोला गया, मेड ऑफ रेड सीलिंग वैक्स, और जो किससे बनी होती थी, रेड सीलिंग वैक्स से बनी होती थी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट ऑल इंडिया स्टैम्प। फर्स्ट ऑल इंडिया स्टैम्प जो फीचर, जिसमें क्वीन विक्टोरिया का बना हुआ था, क्वीन विक्टोरिया बनी हुई थी,
और ये स्टैम्प 1854 में इशू हुई और इसकी वैल्यू की थी आधा आना, एक आना, दो आना, चार आना। तो ये इसकी जो वैल्यू थी वो इतनी थी। उसके बाद जो है इंडिया अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज इन एशिया टू इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि इंडिया पहली कंट्री है एशिया की जिसने इंट्रोड्यूस की थी पोस्टेज स्टैम्प्स को। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया ब्रिटिशर्स। अब चल पड़े, ठीक है, चलो भाई आपका जो लेट ब्रिटिशर का पीरियड था, अब आस्ता आस्ता उनको भी क्या करना पड़ा कि फर्दर उनको स्ट्रेंथन करना पड़ा पोस्टल सिस्टम को। जैसे रेल मेल सर्विसेज स्टार्ट की गई 1864 में। उसके बाद आपकी पोस्टल सर्विसेज इंक्लूडिंग लेटर्स हो गया, पार्सल्स हो गया, मनी ऑर्डर्स हो गया, इनको भी इंक्लूड करना पड़ा। 1876 में आपका इंडिया ने ज्वाइन किया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इंडिया ने 1876 में ज्वाइन करा और इंडिया वॉज द फर्स्ट ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टल कम्युनिकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद क्या हुआ? पोस्ट 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस द पोस्टल सिस्टम बिकम अ टूल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखो पोस्टल सिस्टम ना एक टूल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बना। यहाँ पे कोई कश्मीर में बैठा है, उसे कन्याकुमारी में किसी से कॉन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, तो वो पोस्टल सिस्टम से कर सकता है। अच्छा, किसी कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, उसे गुजरात तक अपना मैसेज कन्वे करना है, तो दिस इज़ द वे कि इंडिया को इंटीग्रेट किया गया नेशनली। ठीक है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें जो देखने को मिले 1951 में इंडियन पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज। ये पॉइंट याद रखना कि 1951 में आपका इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया गया। 1985 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन। और जो आपका 1985 में ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सेपरेट कर दिया गया टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से। ठीक है, मेजर सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस हुई स्पीड पोस्ट 1986 में, उसको बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, ई पोस्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक सिस्टम स्टार्ट किया 2018 में। अब यहाँ तक हो गया आपका इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट्स बैंक जो है 2018 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट जो है हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क किसी कंट्री का है बेटा, वो आपका इंडिया का है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। अगर हम देखें टोटल पोस्ट ऑफिस अगर 2024 के अकॉर्डिंग तो 1.55 लाख आपके टोटल पोस्ट ऑफिस हैं आपके इंडिया में। रूरल पोस्ट ऑफिस की बात करूँ तो 1.39 लाख, 89% जो पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके रूरल है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें तो वो आपका हिक्किम आपका हिमाचल प्रदेश में है। और लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस नेटवर्क जो है वर्ल्ड में वो किसका है? आपका इंडिया का है। फर्स्ट एयर मेल जो है 1911 में इंडिया में स्टार्ट की गई थी इलाहाबाद टू नैनी के बीच में। उसके बाद अगर रोल ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन इन इंडिया की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास पोस्ट ऑफिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रूरल कनेक्टिविटी के लिए, डिजास्टर कम्युनिकेशन के लिए, तो ऑल दीज इन चीज़ों में आपकी पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत रहती है। ठीक है बेटा, ये हमने देख लिया आपका पोस्ट ऑफिस का इंडिया के बारे में। अब हम देखते हैं किसका? आपका जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पोस्टल सर्विसेज जो आपकी जम्मू कश्मीर में हुई थी लेटर देन ब्रिटिश इंडिया फॉलोड अप डिस्टिंक्ट पाथ बिकॉज जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। क्योंकि वो क्यों लेटर हुई देन ब्रिटिश इंडिया की? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या थी? वो आपकी एक प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, अंडर द डोगरा रूलर्स। किसके अंडर थी तब? वो डोगरा रूलर्स के अंडर थी। फॉर मेनी डिकेड्स, काफ़ी सदियों तक द रीजन हैड इट्स ओन इंडिपेंडेंट पोस्टल सिस्टम। और काफ़ी डिकेड्स तक जम्मू कश्मीर के पास अपना पोस्टल सिस्टम रहा, सेपरेटेड फ्रॉम द इंपीरियल इंडियन पोस्ट। जो आपकी इंपीरियल इंडियन पोस्ट थी उससे ये अलग रहा। अर्ली कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें जो आपका बिफोर 1866 के था, तो उसमें हमारे पास क्या होती थी? जो फॉर्मल बिफोर अ फॉर्मल पोस्टल सिस्टम, फॉर्मल पोस्टल सिस्टम के बनने से पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो कम्युनिकेशंस होते थे वो कैसे होते थे? मैसेंजर्स के थ्रू, जिनको हम हरकाराज बोलते थे, हॉर्स राइडर्स के थ्रू, फुट रनर्स के थ्रू। तो ये सारे जो थे वो आपके कम्युनिकेशन का काम करते थे। जो मैसेजेस होते थे वो वर मेनली एक्सचेंज फॉर। अब आपको पता है कि मैसेजेस मैक्सिमम एक्सचेंज क्यों होते थे? पता किस लिए होते थे? रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मिलिट्री पर्पजेज के लिए, ट्रेड के लिए एंड टैक्सेशन के लिए। और कम्युनिकेशन वॉज स्लो, कॉस्टली एंड अनरिलायबल स्पेशली ड्यू टू, देखो कम्युनिकेशन अब आपको पता है कि तब इतना फॉर्मल भी नहीं था, तो स्लो भी था, कॉस्टली भी पड़ता था और अनरिलायबल, मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके लीक होने के चांसेस मैक्सिमम होते थे। आज जितने चांसेस कम हैं उतने ही तब मैक्सिमम होते थे, स्पेशली ड्यू टू डिफ़िकल्ट माउंटेनियस टेरेन। आपकी जो जम्मू कश्मीर की जो माउंटेनियस टेरेन थी इसकी वजह से आपका सीवियर विंटर्स। अब देखो कि सर्दी पड़ गई, कहीं बर्फ़बारी पड़ गई, तो मैसेज कन्वे करने में बहुत टाइम लग जाता था। पुअर रोड कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी भी नहीं थी जितनी आज आपको देखने को मिल रही है, बेहतरीन रोडें मिल रही है, तब इतनी नहीं थी। ओके,
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पोस्ट। अब 1866 में आपका क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पोस्ट एस्टैब्लिश हुआ, फाउंडेशन, और इसी ने फाउंडेशन रखी। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर इंट्रोड्यूस हुआ इसी के साथ साथ 1866 में, ड्यूरिंग द रूल रीन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे आपका इसको क्या किया गया कि ये इंट्रोड्यूस हुआ, और इसी इसी से जम्मू कश्मीर बन गया कुछ एक चुनिंदा प्रिंसली स्टेट में से बना इंडिया की, जिनके पास क्या था, इंडिपेंडेंट पोस्टल सिस्टम हुआ, ठीक है, 1866 में, ठीक है, 66 में, सॉरी। की फीचर्स की मैं बात करूँ तो जम्मू नोन एज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पोस्ट, और इसको क्या बोलते थे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पोस्ट बोलते थे, ऑपरेटेड सेपरेटली अगर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन पोस्टल नेटवर्क। जो आपका ब्रिटिश इंडियन पोस्टल नेटवर्क था उससे ये अलग ऑपरेट होता था, ठीक है, और सर्व्ड इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द प्रिंसली स्टेट्स, और ये आपकी प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी इसके क्या होते थे, इंटरनल कम्युनिकेशन होते थे। अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पोस्टल स्टैम्प्स की बात करूँ तो 1866 और 1894 के जो टाइम पीरियड है इसकी बात करूँ तो फर्स्ट स्टैम्प जो जम्मू कश्मीर ने इशूड इट्स ऑन पोस्टेज स्टैम्प्स इन 1866 में, जम्मू कश्मीर में अपनी पहली जो पोस्टेज स्टैम्प्स 1866 में इंट्रोड्यूस की थी। दीज स्टैम्प्स आर अमंग द रेयरेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टैम्प्स इन द वर्ल्ड टुडे। क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, क्यों ये रेयरेस्ट थी और वैल्यूएबल स्टैम्प्स थी आज की दुनिया में भी, क्योंकि प्रिंटेड हैड एंड बाय हैंड एनग्रेविंग, इनको हाथ के साथ एनग्रेव किया जाता था, और लेटर बाई आपकी लिथोग्राफी के थ्रू इनको क्या करते थे, बनाते थे। मेड ऑफ नेटिव पेपर, जो आपका नेटिव पेपर था उससे बनती थी। कैरिड इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन एंड डोगरी, और इसके ऊपर जो लैंग्वेजेस में मेंशन होता था वो आपकी पर्शियन लैंग्वेज थी और दूसरी कौन सी थी, आपकी डोगरी लैंग्वेज थी। और ये ओनली क्या थी आपकी विद इन जम्मू एंड कश्मीर में वैलिड थी, ब्रिटिश इंडिया में नहीं थी। फिलेटलिक इंपॉर्टेंस क्या इसके थे, J&K स्टैम्प्स आर फेमस फॉर प्रिमिटिव प्रिंटिंग टेक्निक्स के लिए, वेरिएशन इन इंक एंड पेपर के लिए, लिमिटेड सर्कुलेशन के लिए, ये क्या थी, आपकी फेमस थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स लेट 19th सेंचुरी की बात करूँ तो पोस्टल रूट्स एक्सपेंडेड टू। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स लेट नाइनटीन सेंचुरी में आपके जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या आपके रिफॉर्म्स देखने को मिले आपकी पोस्टल सर्विसेज में, ठीक है। पोस्टल रूट्स को एक्सपेंड किया गया, आपके श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित, मुजफ्फराबाद इन एरियाज के साथ भी क्या किया, उसको लिंक किया गया। डाक बंगलोज को और रिले स्टेशन को एस्टैब्लिश किया गया। पोस्टल सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया फॉर ट्रेड, गवर्नेंस एंड सोशल कनेक्टिविटी को एनहेंस किया गया। उसके बाद हार्श जोग्राफी रिमेंड अ मेजर चैलेंज, लेकिन जो आपकी हार्श जोग्राफी थी ना, जम्मू कश्मीर का जो माउंटेनियस टेरेन था, जम्मू कश्मीर का जो एक्सट्रीम वेदर था, वो भी, लेकिन वो स्टिल क्या बना रहा, उसके लिए हर्डल बना रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन विद ब्रिटिश इंडियन पोस्टल सिस्टम, और 1894 में ना जम्मू कश्मीर का जो पोस्टल सिस्टम था वो इंटीग्रेट हुआ किसके साथ, आपका ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम के साथ, ठीक है। ये डेट्स याद रखना बेटा। 1894 की बात करूं तो J&K एंटर्ड हुआ इंडियन पोस्टल कन्वेंशन विद ब्रिटिश इंडिया के साथ, जिसके द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडियन स्टैम्प्स जो हुई वो इंट्रोड्यूस हुई फॉर एक्सटर्नल मेल आउटसाइड द J&K। जो अगर जम्मू कश्मीर से बाहर किसी स्टेट में, जो बाहर जो बाकी ब्रिटिश इंडिया था, या जो बाकी जो आपकी एरियाज थे, उनके उन आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर अगर हमें कम्युनिकेट करना है पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, तो हम ब्रिटिश इंडिया के स्टैम्प्स का यूज़ करते थे। लेकिन जब हमें अगर विद इन द स्टेट आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसी के अंदर अंदर जो उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है, उसके जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री थी, उसके अंडर जो कम्युनिकेशन करनी थी, तो तब हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर की जो खुद की स्टैम्प्स थी वो यूज़ करते थे फॉर द इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ड्यूल सिस्टम आपका एस्टैब्लिश हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। इंटरनल मेल्स बाय J&K स्टेट पोस्ट, और आपकी एक्सटर्नल मेल जो है ब्रिटिश इंडिया पोस्ट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पोस्ट के साथ आपका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो पोस्टल सिस्टम था वो 1894 में इंटीग्रेट हो चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टल सर्विसेज आफ्टर 1947। 1947 का जो एरा था उसके बाद जो पोस्टल सर्विसेज जो थी वो किस हिसाब से रही है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि इंडिया के साथ आपने जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन जो था वो हो गया अक्टूबर 1947 में। तो स्टेट पोस्टल सिस्टम वाज ग्रेजुअली मर्ज विद, अब जो स्टेट पोस्टल सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर का वो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होता गया किसके साथ, आपके इंडिया के पोस्ट के साथ और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। और फुल्ली इंटीग्रेशन कब देखने को मिला, बाई 1954 में जो जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्विसेज थी वो फुल्ली इंटीग्रेट होगी आपकी इंडियन पोस्टल सिस्टम के साथ, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्टैम्प्स वर डिसकंटिन्यूड, और जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट स्टैम्प्स थी वो अब क्या होगी, डिसकंटिन्यूड हुई, अब उनको इस्तेमाल जो था वो बंद हो गया। इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स बिकम वैलिड अक्रॉस द रीजन, और इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स जो थी वो आपकी क्या होगी, पूरे रीजन में वही इंट्रोड्यूस होगी।
उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसमें हमारे पास ये भी उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो अब प्रेजेंट हमें स्टेटस देखने को मिलता है अभी जो मॉडर्न है, इसमें ऑपरेट्स अंडर इंडियन पोस्ट। जो आपका अभी जम्मू कश्मीर का जो आपका पोस्टल सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया जो इंडियन पोस्ट का है उसके अंडर मतलब ऑपरेट होता है इंडियन पोस्ट के अंडर। और इंडियन पोस्ट किसके अंडर काम करती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन किसके अंडर? आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। JNK फॉल्स अंडर जम्मू एंड कश्मीर किसके कौन से रीजन में फॉल करता है? आपके जम्मू पोस्टल इसके जम्मू एंड कश्मीर में दो पोस्टल रीजन फॉल होते हैं, एक है जम्मू पोस्टल रीजन, दूसरा आता है श्रीनगर पोस्टल रीजन। और अगर हम सर्विसेज की बात करें या जैसे लेटर्स हो गया, पार्सल्स हो गया, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, मनी ऑर्डर्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक हो गया, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक हो गया। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो आज हमें जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्विसेज से प्रोवाइड होती हैं। उसके बाद ये कुछ उसके स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट की तो ये कुछ दिया हुआ है। जब आपको PDF का एक्सेस मिलेगा तो आप इसमें इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा। और आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किए हुए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आपका उन टेस्ट को ले सकता है। प्लस हमारा सुपरवाइज़र का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है बेटा। और हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो आपका स्क्रीन पे नंबर शो होता है ना यहाँ पे नीचे, ठीक है, बार में यहाँ नीचे शो होता है, आप उस नंबर पे क्या कर सकते हो, मैसेज करके वहाँ से जितना भी कोर्स की कंप्लीट डिटेल है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको। नंबर आप लिख सकते हो बेटा 8492 ठीक है, 8492 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स की फर्दर डिटेल को एक्सेस कर सकते हो। प्लस आपका मैंने अभी बताया कि जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको हार्डली 10 डेज़ बचे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हो, वहाँ से फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी ले सकते हो। और आप कंपेयर करके खुद भी देख सकते हो, जो आपका वेब ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है आप क्वेश्चंस को कंपेयर करके देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जो मैंने वेदर और क्लाइमेट का टॉपिक आपका उठाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 25 देखना आप, क्वेश्चन नंबर 25 डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसी टॉपिक से पूछा हुआ था। ठीक है। तो जब टीचर आपको बोलते हैं पढ़ाते हैं तो टीचर बहुत रिसर्च करने के बाद ही आपको पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है बेटा। आपको फ़ी पे करने से ये नहीं होता कि आप फ़ी पे कर रहे हो और उससे कोई दूसरे की कुछ मतलब दूसरे को बेनिफिट दे रहे हो। इसका ये होता है कि आपको एक लगता है कि हाँ मैंने ये मैंने अगर 100-200 रुपये अगर पे किए हैं किसी चीज़ के लिए तो आपको पता है कि मैंने वो किस तरह से कमाए हैं। तो मैं जब उनको पे करूँगा तो मैं उनका फ़ायदा ही उठाऊँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास किसके देखते हैं, ओरिजिन ऑफ प्रिंट्स इन इंडिया। अब हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात। ठीक है। पोस्टल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी बाय पोर्चुगीज इन गोवा 1556 में। इट वाज मेनली यूज्ड फॉर रिलीजियस बुक्स एंड एजुकेशनल टेक्स्ट के लिए। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो होती थी वो आपका हिकीज बंगाल गैजेट आपका 70-80 में ये जो था फर्स्ट आपका न्यूज़पेपर ये वाला था। अगर हिकी बंगाल गैजेट की बात करूँ तो इसको हम आल्सो कॉल्ड एज द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और वॉज पब्लिश्ड ऑन 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता में इसको क्या हुआ था बाय जेम्स अगोस्टस हिकी ने इसको लॉन्च सॉरी पब्लिश किया था। ठीक है। और इट वाज वाइडली रिगार्डेड एज द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन इंडिया एंड एशिया। इसको हम जो है ना आपका 21 बंगाल गैजेट, जो बंगाल गैजेट है इसी को हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके JKSSB के एग्जाम में और PSC के एग्जाम में भी और SSC के एग्जाम में भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था इंडिया में भी और एशिया में भी वो कौन सा था? आपका बंगाल गैजेट। ठीक है। इसको पब्लिश किसने किया था? जेम्स एगोस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी अर्ली पब्लिकेशंस की बात करें तो जैसे हमारे पास समाचार दर्पण हो गया 1818 में फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेजेस जो आपका बंगाली में पब्लिश हुआ था। उसके बाद हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेज वो कौन सा था? आपका समाचार दर्पण 1818 में पब्लिश फ्रॉम सिरामपुर बैप्टिस्ट मिशन प्रेस। ठीक है। इसने इसको पब्लिश करा था। ये प्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉम्बे समाचार जो है 1822 ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर इन एशिया इन गुजराती। ये गुजराती का आपका ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश पेपर है जो आपका एशिया में और जो आपका कौन सी लैंग्वेज में था? गुजराती में था। बॉम्बे दर्पण की बात करें तो 1832 का फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर बना आपका, जो आपका स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जम्बेडकर जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया संवाद प्रभाकर, ये 1839 में फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर था। ठीक है। तो ये कुछ आपके फैक्ट से इनको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके जो प्रिंट मीडिया होता है, जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उनका रोल क्या रहता है। अब हमारे पास
जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन पब्लिक एजुकेशन में, सोशल रिफॉर्म्स में, एंटी कलोनियल अवेयरनेस में, हेल्प क्रिएटिंग एन इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्फीयर एंड लेटर कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। अब जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसने ना जो मास इंडिया था उसको क्या किया, कनेक्ट किया, उनमें सोशल रिफॉर्म्स में, एजुकेशन को, एंटी कलोनियल अवेयरनेस को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में उसका रोल रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश कलोनियल एरा एंड फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ द प्रेस, और ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो आपका प्रेस था उसने बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि जब वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर थे, जैसे मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, आपकी हिंदी होगी, आपकी गुजराती होगी, उर्दू होगी, तो डिफरेंट लैंग्वेज, अब जो जिस लैंग्वेज को पढ़ता था, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया तो कॉमन बंदे को वो समझ नहीं आ रहा, तो जब इसको कोई अगर वो एंटी इंडिया कोई था, मतलब इंडियंस के खिलाफ कोई अगर ऐसा कोई कानून पास हुआ, तो उसको जब हम कॉमन लैंग्वेज में जब कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और उसकी आलोचना के साथ जब उसको पब्लिश करते थे, तो कॉमन मासेस को पता चलता था, देन उसको रेबल करने में, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द प्रेस। न्यूज़पेपर ग्रू क्या सिग्निफिकेंटली इन लेट 90 में और अर्ली 20 सेंचुरीज में ना, जो न्यूज़पेपर थे वो काफ़ी तेज़ी के हुए ग्रो हुए। जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बिकम प्रोमिनेंट। ये स्टिल अभी भी इनमें से न्यूज़पेपर जो है वो अभी भी क्या होते हैं, पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, द प्रेस बिकम मोस्ट पावरफुल वॉइस अगेंस्ट कलोनियल रूल, और इसी तर्ज पे ना जो आपका प्रेस था वो एक मोस्ट पावरफुल टूल बन गया आपका इंडियंस के लिए अगेंस्ट द कलोनियल रूल के, एडवोकेटेड द पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए। जो आपकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थी उनका उनके लिए भी वॉइस बन के उभरा आपका प्रेस। अब प्रेस लॉज की और सेंसरशिप की बात करूँ तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटरी लॉज लाइक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1850 दैट रिस्ट्रिक्ट्स द प्रेस फ्रीडम। और वर्नाक्यूलर प्रेस के साथ हमारे पास क्या होगी कि जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, इस एक्ट को लाया जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपकी प्रेस की फ्रीडम को, स्पेशली इन द रीजनल लैंग्वेजेस थे। ठीक है, क्योंकि वो डर चुके थे, ओके, कि इंडियन फर्दर रिबेल ना करें। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूँ 1947 और 1990 के बीच का जो टाइम था, क्योंकि 1990 के बाद हमारे पास क्या हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिले थे। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो इट आफ्टर 1947 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ग्रांटी किया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल आपका 19 आ गया। ठीक है, आर्टिकल 19 आ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को। ठीक है, तो उससे फॉस्टर हुआ फ्री एंड मोर डाइवर्स प्रेस, उसकी वजह से हमारे पास जो प्रेस को एक आज़ादी मिली और एक डाइवर्स प्रेस हमारे पास उभर के आया। ठीक है, और उसके बाद लोगों को जो बोलना है, गवर्नमेंट की आलोचना करनी है, गवर्नमेंट के कुछ खिलाफ बोलना है, उनकी पॉलिसीज़ को फर्दर रिफॉर्म करवाना है, कुछ भी करना है, या नेशनल इंटीग्रेशन करनी है, सोसाइटी को आपस में जोड़ना है, तो इस प्रेस का बहुत अच्छा रोल अदा हुआ 1947 के बाद। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, हमें क्या देखने को मिली। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया was formed in 1956 में टू रजिस्टर एंड रेगुलेट न्यूज़पेपर एंड periodicals अंडर द प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंडर जो है वो आपका उनको रेगुलेट किया गया। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर्स को, आपकी जो भी periodicals में थे उनको। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल एरा, जो आपका आज का दौर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया आपके 1990s के बाद। अब समरी और की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 1556 और 1780 के बीच में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस, फर्स्ट प्रिंट्स रिलीजियस और ऑफिशियल्स ये इंट्रोड्यूस हुए। 1780 और 1850 में फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसका बंगाल गजट हो गया, समाचार दर्पण, बॉम्बे समाचार, ये वाले आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह देखने को मिले। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है, जब आपको ये मिलेगा पीडीएफ तो आप इनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया आपका इंडिया के रेफरेंस में। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अर्ली बिगिनिंग जो 1920s और 1940 के बीच में इसकी प्रेस की शुरुआत होगी आपके जम्मू एंड कश्मीर में। बर्थ ऑफ रीजनल प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जो था वो आपका कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर रीजन का, वो था रंबीर। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में था, उर्दू में, उर्दू न्यूज़पेपर था। लॉन्च कब हुआ था, 24 जून 1924 को। ठीक है, 24 है ना, 24 जून 1924 को, बाई लाला मुल्क राज सराफ इन जम्मू। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द महाराजा रणबीर सिंह, और महाराजा रणबीर सिंह के जो था उन्हीं के नाम पे इसको क्या हुआ था कि इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसी के साथ आपके जम्मू एंड कश्मीर में जर्नलिज्म की भी स्टार्ट आपको देखने को मिला। अब उसके बाद हम इंडिपेंडेंस के बिफोर की कुछ ग्रोथ की बात करें तो उसके बाद हमारे पास पीरियोडिकल ड्यूरिंग्स द टाइम वर क्रिएटेड प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद फॉर पब्लिक डिस्कोर्स के लिए, कल्चर एक्सपेंशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए आपके प्रिंट मीडिया का
अच्छा खासा रोल था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूँ और विद इन द उसके बाद आपको ये इंक्रीज़ भी मतलब इंक्रीज़ ही हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 1950s के बीच की बात करें तो अब 1947 में ना पार्टीशन होगी, उसकी वजह से बहुत सारा ना डिस्ट्रप्शन देखने को मिली, डिस्टॉर्शन देखने को मिली आपके जम्मू एंड कश्मीर में। और आपका जो इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो थे वो सीज्ड, मतलब वो जो हिंद जो से उर्दू के न्यूज़पेपर थे, तो ओनली ये सीज्ड हो गए और ओनली फ्यू उर्दू पेपर्स सर्वाइव, कुछ ही उर्दू के जो पेपर थे वो सर्वाइव कर पाए। प्रेस रेगुलेशन हमारे पास कब देखने को मिली? इन अक्टूबर 1951 में अमेंडमेंट्स टू द प्रेस एक्ट एम्ड एट द कंट्रोलिंग डमी और लो क्वांटिटी टाइटल्स, इनको क्या किया? कंट्रोल किया गया। और उसके बाद मेनी स्मॉल न्यूज़पेपर्स स्पेशली दोज विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो उनको क्या किया हुआ कि मतलब ये उनको रेगुलेट करने के लिए ये वाला एक्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 1 जुलाई 1957 में। द RNI बिगिन, ठीक है, जो आपका कौन सा था? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है बिगिन सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग टाइटल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। द फर्स्ट वेरिफिकेशन डे सॉ 15 टाइटल्स रजिस्टर, और हमारे पास इसी के साथ 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 हमारे पास 15 टाइटल्स को क्या किया गया? रजिस्टर किया गया। अब हमारे पास की पब्लिकेशंस की बात करूँ तो कश्मीर टाइम्स को स्टार्ट किया गया आपका वीकली 1954 में स्टार्ट हुआ, बिकम द डेली न्यूज़ डेली इन 1964 में इसको डेली बेसिस पे ये हुआ। फाउंडेड बाय वेद भात सिंह ने इसको क्या किया था? फाउंडेड किया था। इट बिकेम द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका कश्मीर टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेली एक्सेल्सर की। बिगन एज अ वीकली 1965 में, और ये 1967 के बाद इसको डेली बेसिस पे पब्लिश किया गया। और ये इट रिमेन्स द मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर, और आज भी जो हमारे पास क्या है? इंग्लिश का एक मेजर न्यूज़पेपर है आपके जम्मू एंड कश्मीर का। राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेज प्रिंट्स, उसके बाद हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस के में भी आपको ये भी प्रिंट मीडिया में इन लैंग्वेजेस का भी यूज़ होने लगा, जैसे आपकी वाइल मैनी उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर थ्राइव्ड, और आपके साथ साथ में ना कुछ रीजनल लैंग्वेजेस और आपकी जो उर्दू की न्यूज़पेपर थे वो भी क्या हुए? उनमें भी हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी मॉडर्न ग्रोथ की, जो आपकी 1990s के बाद का टाइम था, जो आप 1990s के बाद ना प्रिंट मीडिया इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली। उसके बाद जो प्रिंट मीडिया था जम्मू एंड कश्मीर में वो सिग्निफिकेंटली क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स अप्रूव्ड फॉर द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स इंक्रीज्ड 38 से लेके इन 1946 में जो आपका 422 टाइटल्स बाय द अर्ली 21st सेंचुरी एंड ग्रोथ ऑफ, और कितने 11 टाइम्स आपको ग्रोथ देखने को मिली किसमें? आपके न्यूज़पेपर में 1990s के बाद। अब अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर में 660 न्यूज़पेपर्स बोथ अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड, ठीक है, ये वाले इसके मतलब इनमें इतना इंक्रीज देखने को मिला सिंस 1999 में। अब कंटेम्प्रेरी इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे हो गया आपका यहाँ पे देख लो कौन सा आपका डेलीज कश्मीर टाइम्स, फाउंडेड 1954 में, ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली। अच्छा, 1965-67 में जो जम्मू पब्लिकेशंस, और ये कुछ हैं इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ समरी दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समरी है इसकी। टाइमलाइन की बात करें पीरियड माइलस्टोन जम्मू एंड कश्मीर प्रिंट मीडिया की, तो आपका जो है 1945 जो आपका आपका रणबीर था, 1924 में फर्स्ट क्या था? लॉन्च हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद 1937 और 41 के बीच में रैपिड ग्रोथ न्यूज़पेपर के टाइटल्स में देखने को मिली। 1954 से 1960s के बीच में आपका इंग्लिश प्रेस एमर्ज हुआ, जिसमें कश्मीर टाइम्स का नाम सबसे ऊपर आता है। डेली एक्सेल्सियर बिकम डेली बना, मतलब उसको डेली बेसिस पे पब्लिश होना स्टार्ट हुआ ये। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? आपकी बेटा रेडियो की। ओरिजिन्स ऑफ रेडियो इन इंडिया। रेडियो का ओरिजिन इंडिया में किस हिसाब से हुआ? देखो 1920s और 1930 के बीच में अर्ली बिगनिंग हमें देखने को मिलती है। 1923 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, और ये आपका जो था ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में एक एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट था, जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और सिमिलर क्लब्स जो हैं कलकत्ता और आपके मद्रास में भी, उनमें भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1927 में द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो थी वो फॉर्म्ड हुई एज अ प्राइवेट एंटाइटी एंड स्टार्टेड 2 स्टेशन, और इसने 2 स्टेशन स्टार्ट किए, जिसमें हमारे पास क्या था? बॉम्बे 23 जुलाई 1927 को, और कलकत्ता में 26 अगस्त 1927 में। दीज वर द कंट्रीज फर्स्ट फॉर्मल ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन डेट्स को आप क्या कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ने ना टेक ओवर कर लिया, क्योंकि जो आपका क्या था? आपका आईबीसी था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी,
वो फाइनेंशियली कोलैप्स कर गई, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको टू कवर किया एंड स्टार्टेड द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग। अब आपका जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, अब उसको क्या, उसको टेक ओवर करने के बाद जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने क्या स्टार्ट किया, द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS, ठीक है, ये स्टार्ट किया टू सेंट्रली मैनेज द ब्रॉडकास्ट। अब वो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो मैनेज करने लगी। 1936 में ISBS जो था आपका इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो था, उसको रीनेम किया गया ऑल इंडिया रेडियो के, ठीक है, जिसको हम AIR बोलते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, और फॉर्मलाइज स्टेट कंट्रोल रेडियो। और अब हमारे पास क्या हो गया, जो रेडियो हो गया वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होने लगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, अगर हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने लेटर पॉपुलराइज किया नेम आकाशवाणी, द वॉइस फ्रॉम द स्काई। और जो जो देखो ये पॉइंट याद रखना, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने लेटर क्या किया, पॉपुलराइज किया कौन सा वर्ड, आकाशवाणी, ठीक है। आज भी हम आकाशवाणी वर्ड सुनते हैं ना, ठीक है, रेडियो पे या आपके जो भी जो चैनल्स होते हैं। तो वॉइस फ्रॉम द स्काई, इसका मतलब क्या था, आसमान से आवाज़, विच बिकम द ऑन एयर ऑफ इन 1950s। और जो ऑन एयर नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का बना 1950 में, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो जो था द नेशनल ब्रॉडकास्टर। अब इसके बाद हमारे पास देखने को मिलता है ग्रोथ 20th सेंचुरी में, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमें 1947 में क्या ग्रोथ देखने को मिली, इंडिया हैड ओनली 6 स्टेशन। तब हमारे पास जब 1947 जब हमें आज़ादी मिली, तब इंडिया के पास, ऑल इंडिया रेडियो के पास ना, टोटल कितने स्टेशन थे बेटा आपके, टोटल आपके पास स्टेशन थे कितने, 6 स्टेशन थे, ठीक है। वो 6 स्टेशन कौन कौन से थे, जैसे आपका आ गया दिल्ली, आ गया बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, आपका त्रिचुपल्ली। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ 6 स्टेशन थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्ट यहाँ देख लो, विविध भारती वाज लॉन्च्ड इन 1957। और विविध भारती को 1957 में लॉन्च किया गया टू ऑफर द पॉपुलर एंटरटेनमेंट, स्पेशली फिल्म म्यूजिक के लिए टू कम्पीट विद द रेडियो सिलोन के साथ कम्पीट करने के लिए विविध भारती को लॉन्च किया गया 1957 में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, FM ब्रॉडकास्ट बिगन इन 1977 में इन चेन्नई में, बट लेटर लार्ज स्केल FM एक्सपेंशन अक्कड़ हुए, आपको बाद में ये लार्ज स्केल पे भी देखने को मिले। अच्छा, जो आपका रेडियो था ना, इसने जो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे यहाँ पे देखा, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुई थी, और प्लस आपकी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी, थ्रू ऑफ द स्ट्रगल इसने ना अंडरगो रेडियो लाइक कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड बाय बाईपास। अब जो आपका कॉलोनियल सेंसरशिप था ना, उसको बाईपास करने के लिए हमने इंडियंस ने क्या एस्टेब्लिश किया, कांग्रेस रेडियो, ठीक है, ताकि लोगों को मास लेवल पे कनेक्ट किया जा सके, उनको बताया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, प्राइवेट रेडियो एंड लिबरलाइजेशन, जो आपका 1990s और अर्ली 2000 का जो टाइम था, उसमें रेडियो को प्राइवेट किया गया, लिबरलाइज किया गया। अब इससे क्या हुआ कि स्लो ओपनिंग अंटिल 1990s के तक ना, जो रेडियो की ओपनिंग थी वो बड़ी स्लो थी, मतलब न तो, लेकिन रेडियो को फिर रिमेन प्राइमरली स्टेट कंट्रोल विद द फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। और उसको ना मतलब वो स्टेट कंट्रोल था, और उस पर जो प्राइवेट पार्टनरशिप थी वो बड़ी कंट्रोल थी, बड़ी कम थी, ठीक है। 1993 में टू आवर प्राइवेट स्लॉट अपीयर्ड इन दिल्ली एंड मुंबई एज एन एक्सपेरिमेंट हिंटिंग एट अ फ्यूचर डीरेगुलेशन। और ये जो 2 आवर का स्लॉट जो था ना, वो दिल्ली और मुंबई में एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट किया गया, ताकि हमें फ्यूचर में जो हम मतलब इसको डीरेगुलेशन करने के लिए जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या, FM फेज 2000, FM फेज 1 जो हमारे पास था 2001 का, इसमें गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया लाइसेंस फॉर प्राइवेट FM रेडियो के लिए, ठीक है। और रेडियो सिटी बेंगलोर जो है 3 जुलाई 2001 को पहली आपकी फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट FM स्टेशन बना, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आप कोशिश कर रही थी कि अब इसको प्राइवेटाइजेशन की तरह लेके जाया जाए, ताकि लिबरलाइजेशन की तरफ लाया जाए, ताकि हमें फर्दर इसमें इंक्रीज देखने को मिले, बूम देखने को मिले, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आए, ओके। ऑल दो 108 लाइसेंस वर इशूड, 108 लाइसेंस इशूड किए गए, ओनली अराउंड 22 बिकेम फुल्ली ऑपरेशनलाइज, और उस 108 लाइसेंसेस में से 22 फुल्ली ऑपरेशनलाइज हुए इनिशियल ड्यू टू द फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से और रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से 22 ही ऑपरेशनलाइज हो पाए, ओके। उसके बाद FM ग्रोथ आफ्टर 2001 के बाद प्राइवेट FM प्रोलिफरेटेड, और जो प्राइवेट FM थे वो क्या हुए, प्रोलिफरेट हुए, मतलब बढ़े, और ब्रिंगिंग म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फॉर्मेट्स टू अर्बन एंड सेमी अर्बन इंडिया। और अर्बन और सेमी अर्बन इंडिया में ना ये चीज़ें क्या होगी, प्रोलिफरेट हुई, प्रोपागेट हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट का माइलस्टोन 2004 में हुआ।
अन्ना अन्ना एफएम इन चेन्नई लॉन्चेस द फर्स्ट कैंपस कम्युनिटी स्टेशन। ठीक है, अब अन्ना एफएम जो चेन्नई में था वो लॉन्च हुआ एज द फर्स्ट कैंपस या कम्युनिटी स्टेशन एनेबलिंग द ग्रास रूट कंटेंट। ठीक है, आपका जो अन्ना एफएम चेन्नई है ये लॉन्च हुआ आपका फर्स्ट कम्युनिटी स्टेशन आपका इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 2006 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलाउड एनजीओज, जो आपकी एनजीओज थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज टू गेट कम्युनिटी एफएम लाइसेंस, ताकि उनको भी क्या है कम्युनिटी लाइसेंस उनको प्रोवाइड किए जा सके। कम्युनिटी जो रेडियो था वो टारगेट करता था लोकल डेवलपमेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, आपके डिजास्टर इंफॉर्मेशन को, लोकल कल्चर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम करंट स्टेटस की बात करें एज ऑफ 2025 का, तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 531 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हमारे पास इंडिया में। ये डेटा आपका 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग है। और वर ऑपरेशनल आउट ऑफ 630 परमिशन इशूड, और जो 630 हैं उनको वो क्या है परमिशन, मतलब आउट ऑफ जो 630 हैं उसमें से 531 जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वर ऑपरेशनल हैं। ठीक है, आउट ऑफ 630 में से। अब हम बात करते हैं रेडियो लैंडस्केप की इन इंडिया में। तो लेटेस्ट डेटा अगर 2025 की बात करूँ तो ऑल इंडिया रेडियो जो है आपका रिमेन्स द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन इंडिया, जो कवरेज करता है आपके 98% ऑफ द पॉपुलेशन को। ओके, अब हम बात करते हैं एज पर द गवर्नमेंट डेटा ऑल इंडिया रेडियो ऑपरेट्स 591 रेडियो स्टेशन नेशन वाइड। अगर हम गवर्नमेंट के डेटा की बात करें तो AIR जो है ऑल इंडिया रेडियो 591 रेडियो स्टेशन को क्या करता है नेशन वाइड क्या कर रहा है ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और अक्रॉस द वेरियस बैंड AM MW SW FM। ठीक है, एंड लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स में। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डायलैक्ट्स में। उसके बाद इट ब्रॉडकास्ट इन 23 लैंग्वेजेस, 23 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करता है, ओवर 146 डायलैक्ट्स में डोमेस्टिकली, विद एक्सटर्नल सर्विसेज इन मैनी मोर लैंग्वेजेस ब्रॉडकास्ट अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं तो प्राइवेट एफएम रेडियो एज ऑफ मार्च 31। अगर हम प्राइवेट एफएम रेडियो की बात करें तो अराउंड 388 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल्स हैं आपके इंडिया में अक्रॉस द 113 सिटीज़ में। ठीक है, ये डेटा है कुछ, इनको ये सारा फैक्ट बेस्ड है तो इसको आपको बार बार ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक गो थ्रू में आप कभी इसको याद नहीं कर पाओगे। जितनी बार इस PDF को रीड करोगे, पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे जहाँ जहाँ लगेगा मुझे करना है, तो आपको चीज़ें फर्दर याद रहती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद कम्युनिटी रेडियो बात करें तो 531 कम्युनिटी स्टेशन हैं जो ऑपरेशनलाइज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ये कुछ सिग्निफिकेंस है रेडियो के। उसके बाद हमारे पास ये हम कुछ फीचर्स दिए हुए हैं तो इनको आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समरी है। रेडियो इन इंडिया 1923 में, फर्स्ट ऑर्गेनाइज रेडियो ब्रॉडकास्ट 1936 में, ऑल इंडिया रेडियो एस्टैब्लिश 1957 में, विविध भारती 1977 में। उसके बाद हमारे पास FM ब्रॉडकास्टिंग 2001 में, प्राइवेट FM लिबरलाइज्ड इन 2004 में। और ये कुछ दिया हुआ डेटा, तो आप इसको एक बार क्या करना बेटा आराम से देख लेना। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट किसका, हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन जम्मू एंड कश्मीर की। तो फर्स्ट रेडियो स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ था 1 दिसंबर 1947 में, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट वॉज सेटअप अंडर द महाराजा हरी सिंह के अंडर। उसके बाद जिसका एम क्या था, कम्युनिकेशन नीड्स फॉलोइंग द ट्राइबल इन्वेजन ऑफ अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दिस मेड जम्मू वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेसेस इन द इंडेप्थ इंडिया टू बिगिन इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये ना तब स्टार्ट हुआ जब हमारे पास क्या हुआ कि महाराजा हरी सिंह ने, जब उनको नीड लगी, क्योंकि ट्राइबल इन्वेजन हो रहे थे ना तो अक्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। ठीक है, तो दिस मेड द जम्मू वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेसेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू बिगिन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। और इसकी वजह से हमारे पास जम्मू जो बना, पहला प्लेस बना इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो कश्मीर की। तो 1 जुलाई 1948 को द सेकंड मेजर स्टेशन कौन सा, रेडियो कश्मीर था। ठीक है, विच वॉज इनाग्रेटेड इन ऑन 1 जुलाई 1948 को रेडियो कश्मीर को इनाग्रेट किया गया। रेडियो जम्मू 1 दिसंबर 1947 को। ठीक है, इसको किया भाई शेख अब्दुल्ला, और यहाँ पे कौन है, महाराजा हरी सिंह है। ठीक है, शेख अब्दुल्ला द देन PM, तब वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के। इट वॉज लोकेटेड नियर द टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर इन श्रीनगर। JN जुत्शी सर्व्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन से थे आपके श्रीनगर सेंटर इन श्रीनगर में, JN जुत्शी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा, द अर्लियर स्टेशन वर क्रूशियल फॉर डिलीवरिंग न्यूज़। जो अर्लियर स्टेशन जो ये जम्मू आपका रेडियो कश्मीर, रेडियो जम्मू, तो ये इनका मेन काम क्या था, न्यूज़ को डिलीवर करना, इन्फॉर्मेशन इमीडिएट पोस्ट पार्टीशन एरा में। ठीक है, और ये लोकल लैंग्वेज में जैसे आपकी कश्मीरी होगी, उर्दू, डोगरी, हिंदी एंड अदर जो आपकी लैंग्वेजेस थी जम्मू एंड कश्मीर में, कि उनके बीच उनमें ना ये न्यूज़ को डिलीवर करते थे, सपोर्टिंग द कल्चरल प्रोग्रामिंग एंड
रीजनल आर्ट्स, ठीक है, और उसको ये सपोर्ट करते थे। इंटीग्रेट विद ऑल इंडिया रेडियो 1954 ऑनवर्ड्स 1954, और उसके बाद ना इसको ये मर्ज किसके साथ हो गया, ऑल इंडिया रेडियो के साथ, ठीक है, मर्जर इनटू प्रसार भारती। और प्रसार भारती में ये 1 अप्रैल 1954 में ये प्रसार भारती के साथ क्या हुआ, मर्ज हुआ। बोथ जम्मू एंड कश्मीर रेडियो स्टेशन वर ब्रॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। और इसके साथ हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के जो दोनों, जम्मू और कश्मीर दोनों रेडियो स्टेशन थे, वो आप किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आ गए, ऑल इंडिया रेडियो के। इंडियन जो इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो थे उसको आल्सो कॉल्ड आकाशवाणी, जिनको हम क्या बोलते थे, आकाशवाणी भी बोलते हैं। डिस्पाइट द मर्जर, मतलब मर्जर होने के बावजूद भी ना दे कंटिन्यूड रिटेन द, और लेकिन उनका नाम वही रहा, रेडियो कश्मीर आइडेंटिटी। और आपका इसकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या रही, आपकी रेडियो कश्मीर, ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्ट करता था लोकल सेंटीमेंट को और कल्चरल एथॉस को, मतलब जो आपका जो रीजनल यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको क्या करता था, डिनोट करता था। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो ये 1936 में ही बना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ ये कल्चरल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थे, क्यों उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ उसकी सर्विसेज थी, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा की और रीनेमिंग की 2019 की। फ्रॉम रेडियो कश्मीर टू ऑल इंडिया रेडियो विद द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कमिंग इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 31 2019 को, द हिस्टोरिकल नेम ऑफ रेडियो कश्मीर वाज ऑफिशियली चेंज इनटू। अब जो रेडियो कश्मीर का जो नाम था उसको ऑफिशियली चेंज किया गया ऑल इंडिया रेडियो में अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और 3 स्टेशन रीनेम हुए, जैसे ऑल इंडिया रेडियो जम्मू, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, ऑल इंडिया रेडियो ले फॉर लद्दाख। दिस शिफ्ट अलाइन द स्टेशन विद द नेशन ब्रांड ऑफ AIR आकाशवाणी। और ये नाम चेंज करने का मकसद ये था कि जो इनका ना टोटल जो शिफ्ट है वो ऑल इंडिया, मतलब इसके साथ क्या किया जाए, उसके साथ उसको अलाइन किया जाए। ऑल इंडिया जम्मू जो था वो टिपिकली ब्रॉडकास्ट करता है डोगरी में, उर्दू में, हिंदी में। वाइल जो आपका ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है वो फोकस करता है कश्मीरी में, उर्दू में, हिंदी लैंग्वेजेस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेट कंपनी रेडियो जो है वो 2000 से अभी तक है हमारे पास जम्मू कश्मीर का। अगर FM एंड कमर्शियल स्टेशन की बात करूँ तो ओवर द 2000 एंड 2010, 2000 और 2000 के जो बीच का टाइम है, प्राइवेट FM रेडियो जो है वो मतलब उनका जो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली, इंक्रीज देखने को मिला आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ऑफरिंग म्यूजिक एंटरटेनमेंट एंड लोकल कंटेंट, जो आपका म्यूजिक को, एंटरटेनमेंट को, लोकल कंटेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। जिसमें एग्जांपल आ गई, इसकी एग्जांपल आ गई रेड FM हो गया, रेडियो मिर्ची हो गया, बिग FM हो गया, FM तड़का हो गया। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, लोकल उसकी एग्जांपल्स है। दीज केटर द स्पेशली टू यूथ एंड अर्बन ऑडियंस। और इसका मेन मकसद किसी यूथ को और अर्बन ऑडियंस को क्या करना, केटर करना, उनके साथ कनेक्ट करना। मार्च 2025 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ना, ये देखो ये कुछ करंट अफेयर का डेटा है, ठीक है। मार्च 2025 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 90.8 FM लॉन्च किया, रेडियो 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया, जिसका मकसद है एट एजुकेशनल एंड लोकल डेवलपमेंट कंटेंट को लेकर के, ठीक है। और इन जनवरी 2026 को द फर्स्ट कम्युनिटी स्टेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको रेडियो संगम बोलते हैं, ये लॉन्च हुआ, लॉन्च इन सॉरी राजौरी में। ये कहाँ लॉन्च हुआ, रेडियो संगम जो है 2026 में जनवरी में ये आपका लॉन्च हुआ राजौरी में, जिसका मकसद है टू एनहेंस द आउट रीच द बॉर्डर एरियाज तक अपनी रीच को बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपका इसको देखता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया बेटा आपका रेडियो इंडिया में भी और रेडियो जम्मू कश्मीर में भी। इसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन आपका किस में, इंडिया में भी और जम्मू कश्मीर में भी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, इसको हम देख लेते हैं। अब टेलीविज़न जो है मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन मीडिया बना इंडिया का। और अगर हम बिगनिंग की बात करूँ तो ये आपका बिगनिंग ऑफ टेलीविज़न कहाँ कब देखने को मिला, 1959 में देखने को मिला। उसके बाद टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में कब, 15 सितंबर 1959 में। और ये लॉन्च हुआ एज अ एक्सपेरिमेंटल सर्विसेज इन दिल्ली में, ठीक है। स्टार्टेड अंडर द ऑल इंडिया रेडियो के अंडर इसको स्टार्ट किया गया। और असिस्टेड इसको किसने किया, यूनेस्को ने असिस्ट किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एजुकेशन था, कम्युनिटी डेवलपमेंट था, सोशल अवेयरनेस था। और इसके कुछ इनिशियल फीचर्स है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ये हफ्ते में 2 दिन के लिए होता था और ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होती थी। वेरी लिमिटेड ऑडियंस थी, स्क्रीन जो थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, ठीक है। और उसके बाद 1960s के बाद इसका एक्सपेंशन फेज देखने को मिला, जब ये एक्सपेंड हुआ, ठीक है। 1961 में डेली टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टार्टेड हुई और जिसका मेन एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स के लिए, स्कूल चिल्ड्रंस, टीचर्स, टीवी सेट्स इंस्टॉल हुए, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल्स, विलेजेस। तो इन सब के लिए इन सबको उसने क्या किया, टारगेट किया। अगर फोकस की बात करूँ तो फोकस हमारे पास क्या रहा इसका, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। और आपका जो स्टार्टिंग था वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग था, बट एंटरटेनमेंट का नहीं था।
अच्छा, उसके बाद इसको ना 1976 में ना इसको सेपरेट कर दिया गया, किससे? आपके ऑल इंडिया रेडियो से इसको सेपरेट कर दिया गया। 1 अप्रैल 1976 में टेलीविजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम एआईआर, ठीक है, ये डेट याद रखना, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो से इसको सेपरेट कर दिया गया। दूरदर्शन डीडी, दूरदर्शन बिकम द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूरदर्शन इसी के साथ दूरदर्शन क्या बनी आपकी? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी। इट केम अंडर डायरेक्टली द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब ये किसके अंडर आ गए? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि दिस स्टेप गिव द टेलीविजन अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड फास्टर ग्रोथ। आप इसी के साथ में ना टेलीविजन को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली और उसकी फास्टर ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं साइट प्रोग्राम की 1975 और 1976 के बीच में, ये मेजर माइलस्टोन। अब जो साइट था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये कंडक्ट हुआ 1975 और 1976 के बीच में, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नासा जो यूएसए का था उसके बीच में कोलैबोरेशन की वजह से। और इसमें आपकी जो ATS-6 सैटेलाइट्स यूज़ हुई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रूरल एजुकेशन का, हेल्थ अवेयरनेस का, आपका फैमिली प्लानिंग, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, तो इन सब चीज़ों को आपका प्रोवाइड करना, ठीक है। और इसने ना 2400 विलेजेस इन 6 स्टेट्स को क्या किया? कवर किया। कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशियो एजुकेशनल टीवी एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर टीवी। 1982 में 1982 में ना कलर टीवी इंट्रोड्यूस होगी अब आपकी इंडिया में, ठीक है। और इसको गोल्डन 1980s को गोल्डन एज ऑफ दूरदर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 1980s दूरदर्शन बिकम द सोल टीवी ब्रॉडकास्टर इन इंडिया, क्योंकि डीडी जो आपका दूरदर्शन था, डीडी टीवी, वो आपका क्या था? यही एक सोल क्या बना हुआ था? टीवी ब्रॉडकास्टर बना हुआ था। तब इसमें जैसे कुछ प्रोग्राम, रामायण हो गया, महाभारत, हम लोग, बुनियाद या मालगुडी डेज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर जो शोज़ थे, प्रोग्राम्स थे, वो तब इस पर चलते होते थे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि 1991 के बाद या 1990s के बाद का जो टाइम था, जो एलपीजी रिफॉर्म्स जब हमें देखने को मिले, तो टेलीविजन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखने को मिली 1991 के बाद। अब इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज द इंडियन मीडिया, एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन चैनल्स। अब प्राइवेट और फॉरेन चैनल्स की भी एंट्री देखने को मिली। और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जैसे 1991 में CNN कवर्ड गल्फ वॉर, इंडियाज एक्सेस फॉर फॉरेन टीवी। 1992 में जी टीवी बिकम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हिंदी चैनल। देखो ये याद रखना, 1992 में जो जी टीवी बना इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिंदी चैनल बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? दिस एंडेड द दूरदर्शन, जो आपका डीडी जो था ना, दूरदर्शन की मोनोपोली इसी के साथ क्या होगी? एंड होगी। अब आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, ठीक है। उसके बाद 1990s के बाद ना ग्रोथ ऑफ केबल एंड सैटेलाइट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन हुई केबल टीवी नेटवर्क्स में, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में, रीजनल लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज के चैनल्स फ्लोरिश हुए। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ कि व्यूअर चॉइस इंक्रीज होगी, मतलब व्यूअर्स की जो चॉइस थी वो इंक्रीज होगी। अब कोई अगर किसी को अपनी रीजनल लैंग्वेज में कोई चीज़ देखनी है वो रीजनल लैंग्वेज में देखेगा, किसी को कोई हिंदी सिनेमा की कुछ चीज़ें देखनी है वो उसको देखेगा, तो उसका व्यूअर्स को के पास चॉइस आ गई, ठीक है। डिफरेंट शोज आ गए, डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए। और एंटरटेनमेंट डोमिनेट कंटेंट। और आपका जो आपका पहले जो एक जो फोकस था, जैसे आपका एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे, वहाँ से लेकर के अब एंटरटेनमेंट जो है ना वो डोमिनेट कर गया कंटेंट में, ठीक है। राइस ऑफ टीआरपी कल्चर, और टीआरपी कल्चर में भी क्या देखने को मिला? एक राइस देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद 2000 के जो बाद का एरा था वो डिजिटलाइज एरा था, ठीक है। उसमें डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विसेज स्टार्ट हुई। उसके बाद डीटीएच टीवी जो डिश टीवी 2003 का, उसमें टाटा स्काई, ये कुछ आपके क्या थी? डिजिटलाइजेशन और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स क्या थे? केबल टीवी डिजिटलाइजेशन हो गया, फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 के बीच में, इम्प्रूव किया पिक्चर की क्वालिटी को, ट्रांसपेरेंसी इन सब्सक्रिप्शन में, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है। अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, तो 900 प्लस टीवी चैनल्स हैं हमारे पास। वन ऑफ द लार्जेस्ट टीवी ऑडियंस ग्लोबली हमारे पास कौन सी है? भारतीय है, ठीक है। तभी तो टीआरपी कहाँ पहुंची हुई है। ओके, नेक्स्ट चलते। उसके बाद हमारे पास क्या, स्मार्ट टीवीज़ हो गया, HD 4K ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिली। रोल ऑफ दूरदर्शन टुडे। अब दूरदर्शन का जो रोल है वो क्या है अभी? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम करता है। ये ऑपरेट्स करता है डीडी नेशनल को, डीडी न्यूज़ को, डीडी भारती को, रीजनल चैनल्स को। ये आपका दूरदर्शन ही क्या करता है? उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ उसके बारे में दिया गया। अब देखो नेशनल एमरजेंसी एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग स्वयं हो गया, PME विद्या, तो ये अभी रिसेंट का है, क्योंकि ये आपके एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए हुए, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका टीवी का इंडिया में। अब इसके बाद हम देखेंगे टेलीविज़न इन जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें
तो इसमें जो हमारे पास अर्ली बिगनिंग जो देखने को मिली 1970s में आपकी दूरदर्शन की एंट्री हुई और आपका दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर जो है वो आपका वन ऑफ द अर्लीस्ट टीवी सेंटर बना आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब दूरदर्शन जो केंद्र था श्रीनगर वो आपका इनॉग्रेट हुआ 26 जनवरी 1973 को। तो ये डेट्स आप याद रखना जो स्पेसिफिक है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, और जो श्रीनगर स्टेशन था वो श्रीनगर स्टेशन ब्रॉडकास्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स डाइवर्सिटी, जिसमें आपकी कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, लद्दाखी, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, बाल्टी, आपकी शीना और पश्तो। तो ये आपकी रीजनल लैंग्वेजेस थी जिनमें ये आपका जो प्रोग्राम्स थे वो ब्रॉडकास्ट होते थे, जो आपकी यहाँ की रीजनल की डाइवर्सिटी को शो करते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं तो डोगरी कंटेंट फॉर जम्मू वॉज लिमिटेड इन अर्ली ईयर्स विद इन वीकली 15 मिनट्स डोगरी प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1974 में। ठीक है, और 15 मिनट्स का जो डोगरी प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1974 में। ठीक है, क्योंकि जो डोगरी का कंटेंट था वो काफ़ी लिमिटेड था। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं आपका लॉन्च ऑफ डीडी काशीर। डीडी काशीर की बात करें तो डीडी काशीर जो है वो आपका उसके बाद हमें डीडी काशीर लॉन्च हुआ। डीडी काशीर जो ब्रॉडकास्ट करता था वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स को, एंटरटेनमेंट, कल्चर, न्यूज़, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों को वो क्या करने लगा, मतलब ब्रॉडकास्ट करने लगा। ठीक है, इसका एम क्या था, लोकल लैंग्वेजेस को जिसमें हमारे पास कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, पहाड़ी एटसेट्रा, ब्रिंग द रीजन्स स्टोरीज टू अ लार्जर ऑडियंस, ताकि लार्जर ऑडियंस को मतलब ये चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपकी अराउंड 15 अगस्त 2000 में डीडी काशिर एक्सपेंडेड टूवर्ड्स द 24 आवर सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पे इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2000 के बाद से। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, जैसे अब कुछ डिक्लाइन भी देखने को मिला, तो ये कुछ आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको पढ़ना, थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है इंसान को कि यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, और 2014 के बाद से जो ट्रेडिशनल लोकल ड्रामा प्रोडक्शन था डीडी काशीर में, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला, इम्पैक्टिंग लाइवलीहुड्स ऑफ रीजनल आर्टिस्ट जो आपके रीजनल आर्टिस्ट थे उनको क्योंकि इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो रीजनल आर्टिस्ट थे उनकी लाइफ पे या उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल टीवी इनोवेशन। 2016 के बाद कश्मीर विटनेस द इट्स फर्स्ट मोबाइल टीवी टेलीविजन स्टेशन। तो वो कौन सा था, एशियन न्यूज़ नेटवर्क। ठीक है, ये फर्स्ट आपका मोबाइल टीवी स्टेशन था जो डेवलप हुआ था, लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने इसको डेवलप किया था, और जो क्या करता था कि वह स्मार्टफोन ऐप्स के थ्रू क्या टीवी कंटेंट प्रोवाइड करता था। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपकी जैसे अब करंट लैंडस्केप की बात करें तो जिसमें हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल टीवी ऐप्स, ये सब चीज़ें भी आजकल यंगर जनरेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अब ये कुछ ईयर्स और इसके टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसमें जो की माइलस्टोन जो हमें दिख रही है, जैसे 1972-73 में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर बिगन टेस्ट एंड फॉर्मल ब्रॉडकास्ट इसका स्टार्ट हुआ। 1974 में फर्स्ट डोगरी प्रोग्राम फ्रॉम जम्मू लॉन्च किया गया। उसके बाद हमारे पास ये 2016 में फर्स्ट मोबाइल टीवी स्टेशन लॉन्च हुआ आपका कश्मीर में। ठीक है, 2019 से प्रेजेंट में आपका डीटीएच सर्विसेज सेट टॉप्स हो गया और रीजनल बुलेटिन एक्सपेंड्स हमें देखने को मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी ओटीटी की। ठीक है, ओटीटी भी आपका क्या है, एक किस्म का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, ओटीटी सर्विसेज क्या होती है, जिसको हम ओवर द टॉप बोलेंगे, रेफर्स टू द वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो आपकी डिलीवर होती हैं आपके ओवर द इंटरनेट, मतलब जो इंटरनेट के द्वारा हम जो सर्विसेज एक्सेस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओटीटी, विदाउट ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर या केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इसमें केबल इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हो, सर्विसेज जो है उनको एक्सेस कर सकते हो। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओटीटी पे ओटीटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर, जिसमें नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो आ गया, हॉटस्टार आ गया, और मैनी होम ग्रोन सर्विसेज भी हो गई। ठीक है, 2008 और 2014 के बीच में इसकी अर्ली बिगनिंग थी। 2008 में बिग फ्लिक्स जो है वो बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट इंडिया का फर्स्ट ओटीटी सर्विस बना। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद जो आपका 2010 में नेक्स्ट जीटीवी जो है वो उसने फर्स्ट मोबाइल ओटीटी ऐप लॉन्च की। उसके बाद 2013 के बाद मल्टीपल प्लेयर्स इसमें क्या हो गए, एंटर हो गए। उसके बाद फिर आपको व्यूवर्स के लिए एक चॉइस भी क्या होगी, अवेलेबल होगी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन का पीरियड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ पेंडेमिक बूम। अब इसको जो ओटीटी में ना ओटीटी को कब ये बूम मिला, ठीक है, ये मिला कोविड के जो टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब चीज़ें बंद थी, तो लोग ना घरों में बैठे बैठे ना वो मतलब अब उनका जो डेटा की कंजप्शन थी या जो एक्सेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपका, कब, कोविड के टाइम पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लेटफॉर्म लैंडस्केप, यहाँ से जो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना। प्लेटफॉर्म लॉन्च की बात करूँ तो जिसमें हमारे बिग फिक्स 2008 में फर्स्ट ओटीटी सर्विस बना जो इंडिया का। नेक्स्ट जीटीवी की बात करूँ तो 2010 में फर्स्ट आपका
OTT मोबाइल ऐप था आपका इंडिया का। हॉटस्टार की बात करें तो 2015 में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि इसने आपका क्या हुआ कि मोबाइल ऐप जो है OTT जो है वो इसने, सॉरी, क्योंकि IPL को भी स्ट्रीम किया, ठीक है, इसने करता है। अब सोनी लिव हो गया 2013 में, वन ऑफ द इंडियाज अर्ली मेजर OTT प्लेयर्स है। उसके बाद नेटफ्लिक्स है कि ग्लोबल OTT एंट्री इसने, मतलब 2016 में इसकी एंट्री हुई। अमेजन प्राइम वीडियो 2016 की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ ग्लोबल एंड लोकल कंटेंट। तो अमेजन प्राइम वीडियो पे आपको लोकल और आपका जो है ग्लोबल कंटेंट दोनों इसमें अवेलेबल है। और ये कुछ हमारे पास रीजनल OTTs है। जियो हॉटस्टार 2025 का रिजल्ट ऑफ अ मर्जर ऑफ एंड ह्यूज स्केल, मतलब जो 2025 में जियो हॉटस्टार है, तो ये भी इसको आप क्या कर लेना, देख लेना। यहाँ तक आता है आपका बेटा कौन सा OTT सर्विसेज। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है आपकी हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन सर्विसेज, आपकी इंडिया में भी और आपके जम्मू एंड कश्मीर में भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन सर्विसेज की अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 1881 में आपकी फ़र्स्ट टेलीग्राफ लाइंस जो थी इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आपकी फ़र्स्ट कौन सी, टेलीग्राफ लाइंस, ओके। अब यहाँ पे देखो 1881 में फ़र्स्ट टेलीग्राफ लाइंस जो है स्टार्ट हुई बाई ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी के द्वारा, ठीक। 1882 में आपका जो ये फर्स्ट टेलीग्राफ सॉरी 1881 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइंस जो होंगी लाइंस हुई एस्टैब्लिश हुई बाई ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी के द्वारा। और 1882 में आपकी फ़र्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज देखने को मिला आपका कलकत्ता के बीच में, देन फिर बॉम्बे, देन फिर मद्रास, ठीक है। 1985 की बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिसको हम डॉट बोलते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। 31 जुलाई 1995 में फर्स्ट मोबाइल कॉल वॉज मेड यूजिंग मोदी टेल्स्ट्रा नेटवर्क, ठीक है। 31 जुलाई 1995 में इंडिया में फर्स्ट मोबाइल कॉल हुई, जो किस नेटवर्क का इस्तेमाल करके, मोदी TELSRT है, ठीक है, टेल्स्ट्रा नेटवर्क का इस्तेमाल करके, ठीक है। और 2000 में आपका BSNL जो है वो फॉर्म्ड हुआ। उसके बाद फिर आपका जियो, एयरटेल, उसके बाद 4G, आपका 3G, 4G, देन 5G नेटवर्क भी आपके एस्टेब्लिश होते गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1887 में महाराजा रणबीर सिंह ने इंट्रोड्यूस की आपकी टेलीग्राफ सर्विसेज, ये याद रखना पॉइंट। 1887 में महाराजा रणबीर सिंह ने आपकी इंट्रोड्यूस की टेलीग्राफ सर्विसेज आपके जम्मू एंड कश्मीर में। 1930 और 1940 के जो टाइम पीरियड था, इसमें आपकी एक्सपेंशन देखने को मिली आपकी महाराजा हरि सिंह के टाइम पे, इंक्लूडिंग सचेतगढ़ ट्रंक लाइन 1932 के ये इस्टेब्लिश की गई। फिर श्रीनगर जम्मू लाइन 1935 में, और 1940 में टेलीफोन एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ आपकी बारामूला में, ठीक है, 1940 में, ठीक है, 1940 में टेलीफोन एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ आपका बारामूला में। अब हम बात करते हैं 1998 में आपकी इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हुई जम्मू एंड कश्मीर में, और 2003 में आपकी मोबाइल टेलीफोनी वाज लॉन्च्ड बाय BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड ने आपकी क्या किया, मोबाइल टेलीफोन लॉन्च किया। और ये आपका हुआ आपका अगस्त 2003 में, ठीक है, अगस्त 2003 में आपका मोबाइल टेलीफोनी लॉन्च हुआ, टेलीफोन जो लॉन्च हुआ किसका, BSNL के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में। और तब कौन थे, तब के जो आपके कंट्री के PM थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और इनके बीच में और आपके लेट आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच में एक जो कॉन्वर्सेशन हुई, तो उसी से हमारे पास फर्स्ट जो आपकी मोबाइल कॉल जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुई। दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, आपका जम्मू एंड कश्मीर का भी और इंडिया का भी। तो लेक्चर कैसा लगा आपको, और कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी फीडबैक हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो विद रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।